हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो क्लास चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी एनएम और डी ट्रिपल एस बी एनएम को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोगों का सेम है। ठीक है, जो डोमेन सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल डी ट्रिपल एस बी में पूछे जाने वाले हैं, आपका यही टॉपिक रहने वाला है। देखिए, डी ट्रिपल एस बी में एक चीज़ हमने देखा है, पिछले 2 सालों का पेपर हमने देखा है, एनालिसिस किया है, तो मुझे यही लगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न डी ट्रिपल एस बी में मिडवाइफरी से आते हैं, तो मिडवाइफरी लेके चल रहे हैं। इसका पार्ट 1 फीटस एंड प्लेसेंटा का हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है जो कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट के साथ आपका ये टॉपिक फीटस एंड प्लेसेंटा कंप्लीट हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती के लिए मैं टॉपिक वाइज क्लास क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि भैया आप में अलग कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे कि फीटस एंड प्लेसेंटा 2 वीडियो में लगभग 100 प्रश्न आप कर लेते हैं, और ये जो बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक प्रश्न रहते हैं सबको मैं इकट्ठा करके बना दे रहा हूँ। इससे एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि भैया हमने ये एक टॉपिक पढ़ लिया है। 38 टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है हमने, जिनमें से ये अभी एक टॉपिक पढ़ लिया है, तो इससे प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो अब हम बना लेंगे, ये कॉन्फिडेंस आता है। और जब एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने सभी टॉपिक सभी सिलेबस कवर किए हुए हैं, तैयारी करके आए हुए हैं, पूरा टॉपिक पढ़ के आए हुए हैं, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाते हैं कॉन्फिडेंस से ही। पढ़ाई भले ही थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, इसलिए मैं टॉपिक वाइज थियरी भी करवाया था, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ, और हर एक टॉपिक से 100 प्रश्न करवा रहा हूँ। अगर मैं पूरा वीडियो हर एक टॉपिक का अपलोड कर दूंगा तो 3800 केवल एमसीक्यू हो जाएंगे, और भी चैप्टर से आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू हो जाएंगे, जो ये कॉन्फिडेंस देगा कि भैया हमने तो 38 टॉपिक पढ़ के आया है, रट के आया है, घोल के पी के आया है। अब पूछो तुम कहाँ से प्रश्न पूछोगे, सब बना लेंगे हम, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, 38 टॉपिक पढ़ के आए हैं। जो तुमने सिलेबस दिया है उस सिलेबस को घोट के पी के आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ से बनाते हो प्रश्न। ये कॉन्फिडेंस आ गया, ऑटोमेटिक पेपर अच्छा चला जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भटक भटक के पढ़ते रहिए, 100 प्रश्न 150 प्रश्न ऐसे देखते रहिए कि हाँ भैया बहुत महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, तो आपका वो फिर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये है टॉपिक डी ट्रिपल एस बी एनएम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में हम आपके रीजनिंग का भी सेशन लेंगे कुछ मिनट के लिए। ठीक है, ट्रायल बेस पे चल रहा है अभी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। मैं रीजनिंग और मैथ पढ़ाऊँगा हर एक वीडियो में, और मैंने बोला भी है कि 20 टॉपिक आपको मैथ और रीजनिंग का मैं दे दूंगा 20 वीडियो में, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए वहाँ पे। ठीक है, 140 नंबर की तैयारी की जिम्मेवारी है हमारी, तो हम आपको करवाएंगे डी ट्रिपल एस बी एनएम वालों के लिए, लेकिन आपका भी सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम वीडियो बनाते जाएँ, अपलोड करते जाएँ, आपका कोई रिस्पॉन्स ही ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला एमसीक्यू देखिए, फीटस एंड प्लेसेंटा का हर एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न आता है। इसी में एमनियोटिक फ्लूइड्स के बारे में भी हमको देखना है। ठीक है, लास्ट टाइम में 2 प्रश्न बना था इस टॉपिक से, एमनियोटिक फ्लूइड वाला बना था, और हर एक भर्ती परीक्षा में ये पूछा जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है ये। फीटस एंड प्लेसेंटा अगर ना आए, मिडवाइफरी का ये जान होता है फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसलिए हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोरियोनिक विली के निर्माण के संबंध में सत्य है? आपके पास ऑप्शंस हैं, पहले खुद से ट्राई करिए बनाने का, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे आंसर का इंतज़ार किया करें। वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर बनाने की कोशिश किया करिए खुद से। ठीक है, इसका राइट आंसर उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। चलिए हम बता रहे हैं, मैच करना आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोरियोनिक विली के निर्माण के संबंध में सत्य है? तो कोरियोनिक विली का निर्माण ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट परत से होता है। किससे होता है? कोरियोनिक विली का निर्माण किससे होता है? ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट की परत से होता है, जैसा मैं आपको थियरी में बता के रखा हूँ। डिटेल में व्याख्या चाहिए तो भैया ये है डिटेल में व्याख्या। अब इसको आप पढ़ना कि कोरियोनिक विली, ठीक है, भ्रूणीय संरचनाएं हैं जो
ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट परत से उत्पन्न होती है। यह संरचना लगभग 3 सप्ताह के दौरान विकसित होता है। कितनी? 3 सप्ताह के दौरान विकसित होता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और आगे चलकर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। इनका मुख्य कार्य भ्रूण और माता के रक्त के बीच पोषक तत्वों और गैसों के आदान प्रदान करना। तो इम्पॉर्टेंट है यह। ठीक है, यही होता है, कोरियोनिक विल्ली ही होता है जो ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट परत से उत्पन्न होती हैं और आगे चलकर यही प्लेसेंटा बनती हैं। ठीक है, और प्लेसेंटा का कार्य क्या है? ये उनका कार्य है कि जो भ्रूण रहता है माता के रक्त के बीच पोषक तत्वों को और गैसों के आदान प्रदान करना होता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा एमसीक्यू। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमोकोरियल प्लेसेंटा किसे कहते हैं? ठीक है, इसका राइट उत्तर आप बताइए। अब देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हेमो मतलब ब्लड की ही बात हो रही है। तो सभी ऑप्शन में आपको ब्लड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी रक्त है, यहाँ पे भी रक्त है, इस वाले ऑप्शन में भी रक्त है। ठीक है, और यहाँ पे भी रक्त है। तो ये तो क्लियर हो गया, रक्त की बात है, हेमो। ठीक है, ऐसे ही पता चल रहा है। अब प्लेसेंटा का काम सभी को पता है। क्या रहता है? ये माँ के ब्लड के माध्यम से भ्रूण को भोजन, ऑक्सीजन, गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो देखिए माँ के रक्त कहाँ पे लिखा है? मात्र रक्त। यहीं पे पहले ही ऑप्शन में लिखा है वह अपरा या फिर वह प्लेसेंटा, जिसमें मात्र रक्त मतलब माता के रक्त भ्रूणीय ऊतकों से सीधे संपर्क में रहता है। यही तो सही है। अब बाकी बी वाला ऑप्शन आप देखेंगे, वह प्लेसेंटा जिसमें भ्रूणीय रक्त, अब भ्रूणीय रक्त बोल दिया है इसलिए यह गलत हो गया, नहीं, माँ के रक्त। ठीक है, और सी वाला ऑप्शन देखिए वह अपरा जिसमें कोई रक्त संचार, तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, और डी वाला देखिए वह अपरा या फिर वह प्लेसेंटा जिसमें भ्रूणीय और मात्र रक्त बीच कोई अवरोधक स्तर होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं सेकंड वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, व्याख्या डिटेल में आप देख सकते हैं। मनुष्यों में हेमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है जहां मात्र स्तर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और मात्र रक्त सीधे इंट्रावेलियस स्पेस में भर जाता है। इस प्रकार कोरियोनिक विल्ली भ्रूणीय रक्त वाहिकाओं के माध्यम से सीधे पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्लियर हो गया होगा व्याख्या भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर भ्रूणीय स्तर में शामिल नहीं है? ठीक है, पूछा है क्या? निम्नलिखित में से बताइए कौन सा फीटल लेयर है जिसमें कौन सा स्तर है जो फीटल लेयर में शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि ट्रोफोब्लास्ट, तो है, तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट हम जान ही रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट के बारे में। ठीक है, ये भी जान रहे हैं कोरियोनिक विली। ठीक है, कोरियोनिक टिश्यू भी जान रहे हैं। और ये भी देखिए, यहीं पे देखिए, और यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही करेक्ट हो जाएगा, यूट्राइन एपिथेलियम, गर्भाशय उपकला। ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये डी वाला भी है कि एंडोथेलियम ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स, ये भी है। ठीक है, तो आपका ये भी है, ये भी है, लेकिन ये यूट्राइन एपिथेलियम ये नहीं है आपका। ठीक है, यही नहीं शामिल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब यूट्राइन एपिथेलियम क्या होता है? ये जो मैटरनल होता है। ठीक है, मैटरनल स्तर का भाग होता है, ना कि भ्रूणीय स्तर का भाग। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यूट्राइन एपिथेलियम मैटरनल स्तर का भाग होता है, मैटरनल लेयर का भाग होता है, ना कि भ्रूणीय स्तर का। तो भ्रूणीय स्तर में ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और भ्रूणीय रक्त वाहिकाओं की अंतःपरत शामिल होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेसेंटा का निर्माण प्रारंभिक रूप से किस संरचना से होता है? पूछा है कि प्लेसेंटा का निर्माण प्रारंभिक रूप से किस संरचना से होता है? प्रारंभिक रूप से किस संरचना से होता है? ठीक है, किस संरचना से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियोनिक फंडस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोरियोनिक फंडस से। प्लेसेंटा का निर्माण प्रारंभिक रूप से कोरियोनिक फंडस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, व्याख्या पढ़ते जाना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ा करिए व्याख्या। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोरियोनिक विल्ली किस समय तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? देखिए, ऐसे भी प्रश्न डी तरपरसबी में पूछा है, आपके भर्ती में भी पूछ सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्न को हम भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर एक टाइप का प्रश्न आपको करवा दे रहे हैं।
ये मत सोचिए कि हम एमसीक्यू खाली पढ़ रहे हैं, नहीं आप थियरी भी पढ़ रहे हो। लाइन से हर एक लाइन को एमसीक्यू बना दिया हूँ। तो कोरियोनिक विल्ली किस समय तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? तो ये 10 से लेके 12 सप्ताह तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोरियोनिक विल्ली का विकास गर्भावस्था के 6वें सप्ताह में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 6वें सप्ताह में शुरू होता है और 10 से 12 सप्ताह तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसके बाद प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण और गैस विनिमय विनिमय की प्रक्रिया में सहायता करता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीटल ब्लड वेसल्स का विकास किस संरचना से होता है? पूछा है क्या? फीटल ब्लड वेसल्स का विकास किस संरचना से होता है? तो ये मेसोडर्म से, ठीक है, मेसोडर्म से होता है, ठीक है। देखिए जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म से फीटल ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है, विकसित होता है। यह प्रत्येक कोरियोनिक विल्ली में भ्रूणी मेसोडर्म होता है जिसमें अम्बिलिकल आर्टरी और वेन शामिल होते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी और वेन शामिल होते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि मात्र रक्त एवं भ्रूणी रक्त के मध्य प्रारंभ में कितने स्तर उपस्थिति होते हैं? स्तर मतलब लेयर, ठीक है। पूछा है मात्र रक्त और भ्रूणी रक्त के मध्य, जो प्लेसेंटा आप जानते हैं ना, ब्लड से आदान प्रदान करता है, ठीक है, भोजन और वो चीज़ें। मात्र हो गया, ठीक है, मात्र रक्त हो गया और ये भ्रूण का हो गया रक्त। अब इनके मध्य प्रारंभ में कितने स्तर उपस्थिति होते हैं, कितने लेयर इनके मध्य बीच में कितने लेयर उपस्थिति होते हैं, ये पूछा है प्रारंभ में। यही इसका उत्तर आपको बताना है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 6 लेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। व्याख्या आप देख लेना कौन कौन से हैं, लेयर का नाम भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैटरनल एंडोथेलियम, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यूट्रो कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद यूट्राइन एपिथेलियम, ठीक है। चौथा ट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद पांचवा है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और छठा हो गया एंडोथेलियम ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स। तो ये 6 लेयर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रारंभिक में कितने लेयर होते हैं? 6। तो ये जो 6 लेयर हैं आपको 6 के 6 लेयर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए गर्भावस्था के दौरान मात्रक स्तर मतलब कि जो मैटरनल लेयर होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और जो हेमोकोरियल प्लेसेंटा होता है उसका निर्माण होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया है कि कोरियोनिक विल्ली भ्रूण और माता के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। प्लेसेंटा का वजन हमेशा भ्रूण से अधिक होता है। प्लेसेंटा का निर्माण 6वें सप्ताह से शुरू होकर 10 से 12 सप्ताह में पूर्ण होता है। और चौथा ऑप्शन है कि हेमोकोरियल प्लेसेंटा में मात्र रक्त सीधे भ्रूणी स्तरों के संपर्क में होता है। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। प्लेसेंटा का वजन हमेशा भ्रूण से अधिक होता है, ये कहना गलत है, ठीक है। कम होता है, हमेशा अधिक नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोरियोनिक विल्ली ये तो जान ही रहे हैं, ठीक है, भ्रूण और माता के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। और ये भी आपको पता है प्लेसेंटा का निर्माण 6वें सप्ताह से शुरू होकर 10 से 12 सप्ताह में पूर्ण रूप होता है, पूर्ण रूप से हो जाता है। और ये भी हम आपको ऊपर बता ही दी हैं, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी लिखा है, व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि इंटरविलस स्पेस किसके बीच स्थित होता है? इंटरविलस स्पेस किसके बीच स्थित होता है? राइट उत्तर क्या होगा? इंटरवीरियस स्पेस किसके बीच स्थित होता है? ऑप्शन है आपके पास इंटरवीरियस स्पेस किसके बीच होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा कौन सा? सर इसमें से हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कोरियोनिक विल्ली और
मैटरनल ब्लड के बीच, ठीक है। इंटरवीलियस स्पेस कोरियोनिक विली और मैटरनल ब्लड के बीच स्थित होता है। क्लियर, यहाँ पे व्याख्या भी दिया है। इंटरवीलियस स्पेस एक क्षेत्र होता है जहाँ मात्र रक्त या फिर मैटरनल ब्लड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है सर? मैटरनल ब्लड उपस्थित होता है और यह कोरियोनिक विली के संपर्क में आती है। यही वह स्थान है जहाँ गैसों के पोषक तत्वों का और अपशिष्टों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेसेंटा भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं प्रदान करता है? तो कौन सी आवश्यकताएं प्रदान करता है सर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और पोषण ये भी करता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी करता है, हार्मोन का उत्पादन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है और क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को मात्र रक्त में भेजकर निष्कासित करता है और विभिन्न हार्मोन जैसे कि HCG प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है जो गर्भाशय को बनाए रखने में सहायक होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे सर। प्लेसेंटा में भ्रूण और माता के रक्त के बीच पदार्थों के आदान प्रदान की कौन सी विधियाँ शामिल हैं? तो कौन सी विधियाँ शामिल हैं सर? डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है और पायन के द्वारा भी होता है, ठीक है, और सक्रिय अभिमंग, उपरोक्त सभी। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। एक्टिव ट्रांसपोरेशन होता है, डिफ्यूजन होता है और कोशिका पायन होता है, ठीक है। इनमें से सभी प्लेसेंटा में देखिए डिफ्यूजन के माध्यम से कैसे होता है, विसरण के माध्यम से कैसे होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। और कोशिका पायन में क्या होता है? पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है? इसमें बड़े अणुओं जैसे कि प्रतिरक्षी पदार्थों एंटीबायोटिक्स का स्थानांतरण होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्शन में क्या होता है सर? इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ आयन का संचरण होता है। तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्शन क्या है। तो इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ आयन का संचरण होता है। और यहाँ पे हमने आपको बता दिया है डिफ्यूजन में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण को ऑक्सीजन रक्त अपरा से किसके माध्यम से प्राप्त होता है? जो भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से किसके माध्यम से प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है। तो किसके माध्यम से प्राप्त होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बिलिकल वेन के माध्यम से, ठीक है। इसके माध्यम से अम्बिलिकल वेन, नाभि शिरा जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेन या फिर नाभि शिरा से। नाभि शिरा से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती हैं, जबकि अम्बिलिकल आर्टरीज या फिर नाभि धमनियाँ भ्रूण से अशुद्ध रक्त को वापस अपरा तक ले जाती हैं, जहाँ से यह मात्र रक्त संचार में प्रभावित होता है या फिर मैटरनल ब्लड में संचार में प्रभावित होता है। आपको ध्यान में रखना है, हमने क्या बोला? ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजनेटेड शिरा के माध्यम से, ठीक है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वह कहाँ पे? वो आपका धमनियाँ होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भर्ती परीक्षा इंपॉर्टेंट है वो। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के दौरान केवल प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है? निम्नलिखित में से बताना है कौन सा वह हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान केवल प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। तो कौन सा है? अब आप ऊपर ही हमने आपको बताया कौन सा, HCG हार्मोन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ह्यूमन कोरियोनिक गैनाट्रोपिन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। HCG हार्मोन कोरियोनिक विली के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा? कोरियोनिक विली के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा निर्मित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। HCG हार्मोन किसके द्वारा उत्पादित होता है? प्लेसेंटा में किसके द्वारा? ये पूछ लेगा। तो प्लेसेंटा में जो कोरियोनिक विली है इसके ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा उत्पादित होता है और यह कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय बनाए रखता है। क्या करता है ये GC हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय बनाए रखता है। यही हार्मोन, ठीक है, गर्भावस्था की जांच प्रेगनेंसी टेस्ट में मूत्र में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है HCG के बारे में इतना, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट टाइम D+B में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्रश्न दिया था।
कुछ अलग पूछा था यहाँ पे, लेकिन उससे 2 कदम आगे की चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू में बना दिया हूँ। पूछा है क्या, प्लेसेंटा भ्रूण को कौन सी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब प्लेसेंटा ठीक है, भ्रूण को कौन सी चीज़ है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो कौन सा है वो, आईजीएम और आईजीसी दोनों, ये सभी दोनों इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं। प्लेसेंटा भ्रूण को आई ठीक है जी ठीक है, ध्यान रखना है, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी के माध्यम से जन्मजात प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो नवजात शिशुओं के कुछ संक्रामक रोग जैसे कि चेचक, पोलियो और खसरा के बचाने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ देखिए आईजीएम और आईजीजी, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सी वाला, ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्लेसेंटा भ्रूणी अपशिष्ट उत्पादों के मात्र रक्त में निष्कासित करता है, ठीक है, प्लेसेंटा भ्रूणी अपशिष्ट उत्पाद को, जो मैटरनल ब्लड होता है, माता का ब्लड होता है, ठीक है, उसमें निष्कासित करता है। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि प्लेसेंटा भ्रूण को गैसीय विनिमय में मदद करता है, ठीक है, मतलब गैस का आदान प्रदान करता है। और तीसरा है कि प्लेसेंटा केवल पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है, तो यही तो सही नहीं है, केवल वर्ड आ गया, हमको इसी का तो इंतजार था, किस ऑप्शन में केवल लिखा है, बाकी ये तो सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला केवल आ गया गलत हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए ये भी सही हो जाएगा, सी वाला गलत मिल गया, बस अब हमको यही देखना है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसेंटा न केवल पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है, बल्कि एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन भी स्रावित करता है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फीटल सर्कुलेशन में अशुद्ध रक्त कहाँ वापस आता है, बताना है। फीटल सर्कुलेशन में जो भ्रूणी रक्त परिसंचरण होता है, फीटल ब्लड सर्कुलेशन होता है, उनमें से अशुद्ध रक्त कहाँ वापस आता है, ये पूछा है। तो अभी इसी के आधार पे मिलता जुलता प्रश्न हमने करवा दिया आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा बदला है, आंसर वही है, बदल दिया है, ठीक है, लैंग्वेज बदल दिया है, तो उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, नाभि धमनियाँ या फिर अम्बिलिकल आर्टरीज आप बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। देखिए जो भी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, इनमें भ्रूण से अशुद्ध रक्त को प्लेसेंटा तक ले जाती हैं, जहां यह इंट्रावेलियस स्पेस में प्रवेश करता है और मात्र रक्त प्रसंचरण में शामिल होता है, या फिर माता का जो ब्लड होता है उसके प्रसंचरण में मिल जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, भ्रूणीय रक्त और मतलब जो भ्रूण का ब्लड होता है और जो माता का ब्लड होता है, इनके बीच विभाजन का कार्य कौन करता है, ठीक है, इनके बीच जो विभाजन होता है उसका कार्य कौन करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोरियोनिक विली, ठीक है, कोरियोनिक विली ही है जो भ्रूण का और माता के रक्त के बीच विभाजन का कार्य करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोरियोनिक विली। चलिए व्याख्या आप देख लेना है, कोरियोनिक विली जो होता है भ्रूणीय रक्त और मातृ रक्त के बीच बैरियर का कार्य करता है, ठीक है, कोरियोनिक विली किसका काम करता है, बैरियर का, किसके बीच, भ्रूणीय रक्त और मातृ रक्त के बीच बैरियर का कार्य करता है और पोषक तत्वों एवं गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेसेंटा का कौन सा कार्य भ्रूण के पोषण से संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूछा है प्लेसेंटा का कौन सा कार्य भ्रूण के पोषण से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण इसका तो नहीं होगा, ठीक है, ये प्लेसेंटा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, ठीक है, बाकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, सभी को पता है, हार्मोन का उत्पादन भी करता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, और इम्यूनिटी प्रणाली में भी सहायता करता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण का ये प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, ठीक है, यही तो पूछा है, और क्या पूछा है, बस वहाँ पे लैंग्वेज का ही खेला है। देखिए प्लेसेंटा पोषण, प्रतिरक्षा और हार्मोन स्राव से संबंधित है, लेकिन यह प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में सीधे शामिल नहीं है। क्लियर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
प्लेसेंटा किस रूप में भोजन का संग्रहण करता है? अपरा मतलब प्लेसेंटा होता है, ठीक है। प्लेसेंटा का हिंदी ही है अपरा, ठीक है। बार बार अपरा लिखा है तो आप समझ जाना ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा किस रूप से भोजन का संग्रह करता है? जो ये प्लेसेंटा है किस रूप में भोजन को स्टोर करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है। जो प्लेसेंटा होता है यह ग्लाइकोजन के फॉर्म में भोजन का स्टोर करता है, जिससे आवश्यकता होने पर ग्लूकोज में परिवर्तित करके भ्रूण के ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। पहले ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेगा, जरूरत पड़ने पर यह ग्लूकोज में परिवर्तित होगा और भ्रूण को ऊर्जा दे देगा कि भैया अब तुमको ज़रूरत है ऊर्जा को, तो हम अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर थोड़ी मात्रा में दे देते हैं, जितना ज़रूरत होगी उतना ही देंगे, बाकी हम अपने पास रखे रहेंगे। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है प्लेसेंटा भोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि प्लेसेंटा के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी पदार्थ भ्रूण को नहीं मिलता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को नहीं मिलता है और वो प्रतिरक्षी पदार्थ है, ठीक है। जैसे आपको सब पता है आईजीजी और आईजीएम, ठीक है, और आईजीए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हम जानते हैं, पढ़े, ये भी पढ़े, लेकिन ये कहाँ से आ गया आईजीए? ये नहीं होगा, ठीक है। यही तो पूछा है, नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आईजीए नहीं मिलता है, ठीक है। ये देखिए आईजीए मुख्य रूप से स्तनपान के दौरान माँ के दूध जो कोलोस्ट्रम से नवजात शिशु को मिलता है, जबकि आईजीजी, ठीक है, आईजीजी और आईजीएम अपरा के माध्यम से भ्रूण तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। फीटल सैक की बाहरी परत कौन सी होती है? अब ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फीटल सैक की बाहरी परत पूछा है। फीटल सैक की बाहरी परत कौन सी होती है? तो कोरियोन, ठीक है, कोरियोन याद कर लेना, बिल्कुल रट जाना चाहिए, बार बार वही प्रश्न आ रहा है, ठीक है। और कुछ तो है ही नहीं आपके इस टॉपिक में। तो जो कोरियोन होता है ये भ्रूणी कोश या फिर फीटल सैक की बाहरी परत होती है, जो गर्भाशय भित्ति या फिर यूट्राइन वाल और डेसिडुआ बैसिलस से जुड़ी होती हैं। यह मोटी एवं अपारदर्शी झिल्ली होती है और इसका निर्माण ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा किया जाता है। यह प्लेसेंटा का आधार भाग भी बनाती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ध्यान से चीज़ें को कंसंट्रेट होकर पढ़ाई किया करिए, तभी चीज़ें दिमाग में जाएंगी, ये क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ये। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि एमनियन की प्रमुख विशेषता क्या है? एमनियन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भ्रूण के चारों ओर ढकती हैं और एमनियोटिक गुहा का निर्माण करती है। नाम से ही पता है एमनियन एमनियोटिक की गुहा का निर्माण करता है और यह चारों ओर से भ्रूण को ढकती है, उसके धक्के झटके मुक्के से बचा के रखती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एमनियन एक चिकनी एवं पारदर्शी परत होती है जो कोरियोन के नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? कोरियोन के नीचे स्थित होती है। यह भ्रूण के चारों ओर से आवृत मतलब आवरण रहता है, आवरण करके एक गुहा या फिर एमनियोटिक कैविटी बनाती हैं जो भ्रूण के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं। इसका निर्माण एम्नियोजेनिक कोशिकाओं के द्वारा होता है और यह पैरिएटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से घिरी होती है। ध्यान रखना है पैरिएटल, ठीक है, पैरिएटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से घिरी होती है, ठीक है। अब मैंने आपको देखिए ये व्याख्या ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये व्याख्या पढ़ लेते हो तो 3 से 4 प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है एक व्याख्या से। एमनियन एक चिकनी एवं पारदर्शी परत होती है जो कोरियोन के नीचे स्थित होती है। यह भ्रूण के चारों ओर से आवृत कर एक गुहा जिसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं बनाती है जो भ्रूण के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इसका निर्माण एम्नियोजेनिक कोशिकाओं द्वारा होता है जो पैरिएटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से घिरी रहती है, ठीक है। ये फिर पूछ लिया है कि फीटल सैक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोरियोन से भी होता है और अगर ये ऑप्शन में दिख जाएगा कोरियोन और एमनियन, देखिए ऑप्शन से ही खेला रहता है, प्रश्न में कुछ नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे कोरियोन है, एमनियन है, अब आप क्या टिक मारोगे? लेकिन एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा है कोरियोन और एमनियन दोनों, तो भैया यही तो सही है, कोरियोन से भी एमनियन से भी आपका फीटल सैक निर्माण होता है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखिए, फीटल सैक एक द्विस्तरीय संरचना होती है जो
कोरियोन बाहरी परत और एमनियोन आंतरिक परत से मिलकर बनती है। कोरियोन भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ने में मदद करता है, जबकि एमनियोन भ्रूण के चारों ओर एक तरल युक्त गुहा जिसको एमनियोटिक कैविटी का निर्माण, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, का निर्माण सुरक्षा प्रदान करता है। आपको ध्यान देखना है, व्याख्या में हमने क्या बोला, फीटल सैक एक द्विस्तरीय संरचना होती है, ठीक है, जो आपका एक हो गया कोरियोन, एक हो गया एमनियोन। कोरियोन, ठीक है, एक हो गया, एक एमनियोन हो गया, ठीक है। कोरियोन भ्रूण को गर्भाशय, देखिए कोरियोन का काम क्या है, कोरियोन क्या करता है, कोरियोन क्या करता है, कोरियोन भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ने में मदद करता है, जबकि एमनियोन भ्रूण के चारों ओर एक तरल युक्त गुहा जिसको आप एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं का निर्माण करके सुरक्षा प्रदान करता है। ये चीज़ आपको लाइन ध्यान में रखना है। फीटल सैक किस प्रकार की संरचना होती है, अब बताइए फीटल सैक किस प्रकार की संरचना होती है। तो ये थैलीनुमा द्विस्तरीय, ठीक है, थैलीनुमा द्विस्तरीय सैक लाइक एंड डबल लेयर्ड, ठीक है, थैलीनुमा और द्विस्तरीय संरचना होती है फीटल सैक। क्लियर। व्याख्या आप देखोगे क्या सर, कि फीटल सैक एक थैलीनुमा संरचना होती है जो दो झिल्लियाँ कोरियोन और एमनियोन से मिलकर बनी होती हैं। यह भ्रूण के सुरक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब आपको ये क्लियर हो गया ना, कोरियोन क्या होता है, एमनियोन का कार्य क्या होता है, ठीक है। फीटल सैक दो तरीके से बनता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कोरियोन हो गया, एक एमनियोन हो गया। कोरियोन का हमने बता दिया, एमनियोन का हमने बता दिया, ठीक है। अब ये बार बार जो कोरियोन आ रहा था, ये चीज़ अब आपको डाउट जो लग रहा होगा कि ये क्या वर्ड है कोरियोन, कोरियोन, तो ये अब क्लियर हो गया होगा। कोरियोन की मुख्य भूमिका क्या होती है, अब पूछा है कोरियोन की मुख्य भूमिका क्या होती है। अभी हमने आपको क्या बताया, कोरियोन का मुख्य भूमिका क्या होता है। ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा सीक्वेंस में प्रश्न बनाया हूँ, ठीक है, अब तो ये अब कर ही लेना चाहिए आसानी से। अभी ऊपर हमने आपको बताया कि भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने और प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेने में, ठीक है, यही तो मैंने बताया ना कि भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने में कोरियोन का भूमिका रहता है। और हमने एमनियोन का बारे में क्या बताया कि एमनियोटिक कैविटी बनकर वो एक आवरण बनकर वो सुरक्षा कवच का काम करती है एमनियोन, ठीक है। भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ फ्लूइड बनाए रखने, ये तो एमनियोन का काम हो गया, ठीक है। भ्रूणी तंत्रिका के तंत्र के निर्माण में नहीं, तंत्रिका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। भ्रूणी रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करने, ये भी लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। देखिए व्याख्या में भी लिखा है कि जो कोरियोन होता है ये भ्रूणी कोश की बाहरी झिल्ली होती है जो गर्भाशय की भित्ति डेसिडुआ बैसिलिस से जुड़कर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। यह भ्रूण के लिए पोषक तत्वों का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है और भ्रूण को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। चलिए अब आ गया एमनियन किस प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होता है। पूछ लिया है एमनियन किस प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होता है। एमनियन किस प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट और एम्नियोजेनिक कोशिकाओं दोनों से मिलकर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जो एमनियन होता है ये झिल्ली का निर्माण मुख्य रूप से एम्नियोजेनिक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका कुछ भाग ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से बनता है। यह भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक कैविटी बनाता है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड या फिर एमनियोटिक द्रव भरा होता है जो भ्रूण के बाहरी झटकों से बचाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। फीटल सैक का कौन सा भाग भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव से भरी गुहा बनाता है। तो ये हमने आपको बता दिया है, एमनियोन, ठीक है। सीक्वेंस में, ठीक है, कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा है, पूरा मतलब एक प्रकार से आपका तैयारी हो जा रहा है पूरा ढंग से। एमनियन एक चिकनी और पारदर्शी झिल्ली होती है जो भ्रूण के चारों ओर से घेर कर एक कैविटी का निर्माण बनाता है जिसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस गुहा में क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जो भ्रूण को किससे बचाता है, झटकों से बचाता है और संक्रमण और शारीरिक दबाव से बचाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो फीटल मेम्ब्रेन्स रहते हैं इनमें कौन सी झिल्ली गर्भाशय की दीवार से सबसे अधिक जुड़ी होती है। पूछ रहा है कि फीटल मेम्ब्रेन में कौन सी झिल्ली गर्भाशय की दीवार से सबसे अधिक जुड़ी रहती है। तो कौन सी रहती है, वो कोरियोन रहती है। कौन सी, कोरियोन, ठीक है, कोरियोन।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। व्याख्या लिखा है क्या? व्याख्या में है कि कोरियोन भ्रूणी झिल्लियों की बाहरी परत होती है जो गर्भाशय की दीवार डेसिडुआ बैसिलिस से सबसे अधिक जुड़ी होती है। झिल्ली कोरियोनिक विल्ली बनाती है जो प्लेसेंटा के निर्माण में सहायक होते हैं और भ्रूण को मात्र रक्त प्रसंचर से जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमनियोटिक द्रव, ठीक है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड आप बोल सकते हो। एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऊपर हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि यह एमनियोन से, ठीक है। कहाँ पे है एमनियोन? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूइड मुख्य रूप से एमनियोन लेयर द्वारा निर्मित होता है, लेकिन इसका कुछ भाग मैटरनल, ठीक है, इसका कुछ भाग मैटरनल ब्लड और फीटस द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बताना है कि गर्भावस्था के 38वें सप्ताह में एमनियोटिक द्रव का समान आयतन कितना होता है? ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। 38वें सप्ताह में एमनियोटिक द्रव का समान आयतन कितना होता है सर? तो ये 1000 ml होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो भी प्रश्न आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव का आयतन बदलता रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपके 3-4 प्रश्न क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान जो होता है एमनियोटिक द्रव का आयतन बदलता रहता है। 12वें सप्ताह तक इसका आयतन 50 ml और 20वें सप्ताह तक 400 ml, 38वें सप्ताह तक 1000 ml अधिकतम और प्रसव के समय लगभग 800 ml होता है। अब सर एक चीज़ आप देखना, सर ने क्या बताया है? सर ने बताया कि 12वें सप्ताह तक 50, मैं इसको रीयूज करता हूँ, ठीक है, फिर से बताता हूँ, ध्यान देना है। जो 12th वीक तक कितना रहता है सर? 50 ml रहता है, ठीक है, 50 ml। और सर 20 वीक तक कितना रहता है सर? तो 400 ml, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सर ने बताया 38 वीक में कितना हो जाता है? 1000 ml, ठीक है। उसके बाद सर जब प्रसव का समय रहता है तब कितना रहता है सर? ठीक है, प्रसव के समय आपको लिखना है, प्रसव के समय सर कितना बताए हैं? 800 ml। ये 1 2 3 4 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीहाइड्रा एमनियोस किस अवस्था को इंगित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीहाइड्रा एमनियोस किस अवस्था को इंगित करता है? नाम से ही पता चल रहा है। पॉली का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए पॉली का मतलब, पॉलीहाइड्रा का मतलब ही क्या है सर? कि ज़्यादा, अधिक किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? काटो, ठीक है, कम लिखा है। और किस में अधिक है? ठीक है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी, बी वाले में भी अधिक है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, बी और सी में से सही होगा। तो सर ने बताया, देखिए अब 1000 नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। जब एमनियोटिक द्रव 2000 ml से अधिक हो तो उसी को पॉलीहाइड्रा एमनियोस कहते हैं, ठीक है, इसी को पॉलीहाइड्रा एमनियोस कहते हैं। ये देखिए व्याख्या में, पॉलीहाइड्रा एमनियोस एक ऐसी अवस्था है जिसमें एमनियोटिक द्रव 200 ml से अधिक हो जाता है। यह भ्रूणी असमानताओं, मधुमेह या फिर जुड़वा गर्भावस्था के कारण हो सकता है। किसके कारण हो सकता है? अगर पूछ लेगा कि पॉलीहाइड्रा एमनियोस किसके कारण हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है किसके कारण? कि जुड़वा, ठीक है, ट्विंस प्रेगनेंसी के कारण या फिर डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। इन डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है और ट्विंस प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है पॉलीहाइड्रा एमनियोस, ठीक है। इस चीज़ को पॉलीहाइड्रा एमनियोस क्या इंगित करता है? जो 200 ml जिसमें 2000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक द्रव हो जाता है वही पॉलीहाइड्रा एमनियोस कहलाता है, ठीक है। किसके कारण हो सकता है? ट्विंस प्रेगनेंसी के कारण और डायबिटीज़ के कारण भी, ठीक है। चलिए आप देखिए, ये तो पूछा ही है, लास्ट वाली भर्ती में आपके ये प्रश्न आया ही है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा है, ओलिगोहाइड्रा एमनियोस किस स्थिति को दर्शाता है? अब इसका मतलब ये है कम, ठीक है। तो देखिए किस में कम लिखा है सर? पता करिए, कस ये अधिक लिखा है, काटो, कम किस में लिखा है, ठीक है। जब एमनियोटिक द्रव 800 ml हो, ये कम लिखा है, ठीक है, ये कम लिखा है सी वाले में। यही तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब एमनियोटिक द्रव 200 ml से कम हो, ठीक है, उसी को ओलिगोहाइड्रा एमनियोस कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये व्याख्या पढ़ लेना। 200 ml से कम रहता है तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब भ्रूण द्वारा प्रतिदिन कितना एमनियोटिक द्रव उत्सर्जित किया, अच्छा पूछा है कि भ्रूण द्वारा प्रतिदिन कितना एमनियोटिक द्रव उत्सर्जित किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
बताइए कितना एमनियोटिक द्रव उत्सर्जित किया जाता है, तो 400 से लेकर 1200 ml तक, ठीक है, 400 से लेकर 1200 ml तक। भ्रूण प्रतिदिन 400 से 1200 ml एमनियोटिक द्रव उत्सर्जित करता है, जबकि 200 से 500 ml द्वारा भ्रूण द्वारा निगल लिया जाता है। कितना निगल लिया जाता है सर? 200 से लेकर 500 ml द्रव भ्रूण द्वारा निगल लिया जाता है। इतना तो कर रहा है, लेकिन इतना निगल ले जा रहा है, निगल दिया जाता है। यह द्रव लगभग हर 3 घंटे में नवीनीकृत होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखिए, मैं कुछ छोड़ा ही नहीं हूँ, पूरी थियरी को एमसीक्यू बना दिया हूँ, ठीक है। मतलब 75 एमसीक्यू में आपको अलग कॉन्फिडेंस देगा कि सर जो 38 टॉपिक है फीटस है प्लेसेंटा पढ़ा दिए हैं, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, ठीक है, लिख के ले लो, ठीक है। 75 से 80 एमसीक्यू रहेंगे 2 पार्ट में, बाहर पूछ ही नहीं सकता है। हर एक थियरी एक लाइन को एमसीक्यू कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछा एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तो यह क्या रहता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा सर, ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा एमनियोटिक द्रव के नमूनों की जांच प्रक्रिया। हालांकि लिंग का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, लेकिन ये लीगल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको उत्तर नहीं मानेंगे। यहाँ पे उत्तर हम इसको ये मानेंगे, एमनियोटिक द्रव के नमूने की जांच की प्रक्रिया पॉसिबल है, लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, लिंग की जांच हो सकती है, लेकिन ये लीगल तरीका नहीं है, बैन है, ठीक है, इसलिए इसको हम गलत बोल रहे हैं। बाकी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, एमनियोटिक द्रव के नमूने की जांच की प्रक्रिया है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस। तो मैं आपको एक बार और बता चुका हूँ। एमनियोसेंटेसिस एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर उसमें मौजूद भ्रूणीय कोशिकाओं और जैव रासायनिक पदार्थों की जांच की जाती है। इसका उपयोग अनुवंशिकी दोषों, अब देखिए यहाँ पे जब अनुवंशिकी दोष और भ्रूणीय असमानता का निर्धारण के लिए किया जा रहा है तो भैया लिंग का भी निर्धारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये लीगल नहीं है, ठीक है, ये बैन है, ठीक है, लिंग का जांच आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसलिए वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए अगर इस विषय पे उस ऑप्शन को गलत किए हैं। एमनियोटिक द्रव में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पानी, ठीक है, वाटर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एमनियोटिक द्रव में लगभग 99% पानी से बना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया, लिपिड और अन्य जैविक पदार्थ होते हैं, जैसा व्याख्या में लिखा है। 99% वाटर रहता है, इसके अतिरिक्त 1% जो है भैया उसमें ग्लूकोज रहेगा, प्रोटीन रहेगा, यूरिया रहेगा, लिपिड रहेगा और अन्य जैविक पदार्थ रहते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि RH असमानता को कौन सा रंग इंगित करता है। RH असामान्यता को कौन सा रंग इंगित करता है, RH असामान्यता को कौन सा रंग इंगित करता है, बताइए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सुनहरा, अगर गोल्डन हो गया तो RH में असमानता है, ठीक है, गोल्डन रंग हुआ तो समझ जाइए कि RH में असमान्यता है, ठीक है। देखिए यदि एमनियोटिक द्रव का रंग सुनहरा होता है तो यह RH असमानता, ठीक है, को इंगित करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण के लिए एमनियोटिक द्रव का एक मुख्य कार्य क्या है। भ्रूण के लिए एमनियोटिक द्रव का एक मुख्य कार्य क्या है, तो यह भ्रूण को झटकों और बाहरी दबाव से बचाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। केवल वर्ड लगाए तो काटो, भ्रूण को प्लेसेंटा रक्तपूर्ण नहीं, भ्रूण के लिंग के नहीं, लिंग के निर्धारण में सहायता करना ये हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, लेकिन इस बिहेव पे गलत, ये अपराध है, ठीक है, अपराध है, इसलिए इसको हम गलत मान रहे हैं। एमनियोटिक द्रव भ्रूण के चारों ओर एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाता है जो भ्रूण के झटकों, संक्रमण और शारीरिक दबाव से बचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रसव के दौरान एमनियोटिक द्रव का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रसव के दौरान एमनियोटिक द्रव का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो भैया यह प्लेसेंटा और नाल को गर्भाशयी संकुचनों से बचाता है। क्या करता है यह, प्लेसेंटा और नाल को गर्भाशयी संकुचनों से बचाता है। कौन, एमनियोटिक द्रव का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, कब, प्रसव के दौरान। पूछा है कि प्रसव के दौरान एमनियोटिक द्रव का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो यह प्लेसेंटा और नाल को गर्भाशयी संकुचनों से बचाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए प्रसव के दौरान जो एमनियोटिक द्रव है ये प्लेसेंटा और नाल को, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड,
गर्भाशय के संकुचनों से बचाने में मदद करता है, जिससे भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति बाधित नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये संकुचन को बचाता है। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति बाधित ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। कौन सा रंग पूछा है, कौन सा रंग फीटल डिस्ट्रेस को दर्शाता है, रूही संकट को दर्शाता है? कौन सा रंग है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का रंग हरा है तो समझ जाइए भ्रूणीय संकट है, फीटल डिस्ट्रेस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अम्नियोटिक द्रव का रंग अगर हरा होता है तो यह क्या हो जाएगा, भ्रूणीय मल की उपस्थिति को दर्शाता है, जो भ्रूणीय संकट का संकेत देता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पूछ रहा है कि कौन सा रंग गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु को दर्शाता है। अब देखिए, अब गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ पे अम्नियोटिक फ्लूइड का रंग कैसा हो जाएगा, ये पूछा है कि अगर माता के गर्भ के अंदर ही शिशु की मृत्यु हो जाती है तो अम्नियोटिक द्रव का रंग गहरा क्या हो जाएगा, भूरा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, डार्क ब्राउन हो जाएगा, जिससे यह संकेत देगा कि भैया गर्भ के अंदर ही शिशु की मृत्यु हो गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्याख्या में भी लिखा है, अगर अम्नियोटिक द्रव का रंग गहरा भूरा होता है तो यह भ्रूणीय मृत्यु को दर्शाता है। ठीक है, इतना अच्छा प्रश्न है यार। देखिए, अम्नियोटिक द्रव में प्रतिरक्षा सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऊपर हमने न जाने कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आईजीएम और आईजीजी। आपको बस इतना याद कर लेना है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्नियोटिक द्रव किस प्रकार भ्रूण की शारीरिक गतिविधियों में सहायता करता है? अम्नियोटिक द्रव किस प्रकार की भ्रूण की शारीरिक गतिविधियों में सहायता करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण को स्वतंत्र रूप से गतिशील बनाकर। ठीक है, जो अम्नियोटिक द्रव है यह भ्रूण को एक तरल माध्यम में तैरने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भ्रूण स्वतंत्र रूप से गतिशील रह सकता है और उसके मांसपेशियों व हड्डियों को समुचित विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्नियोटिक द्रव का मुख्य जैविक घटक कौन सा है? कौन सा है भैया? 99% पानी और अन्य जैविक घटक। अभी ऊपर हमने आपको बताया ही है। ठीक है, अम्नियोटिक द्रव का लगभग 99% भाग पानी होता है, जबकि शेष भाग में क्या रहता है सर? ग्लूकोज रहता है, प्रोटीन रहता है, यूरिया रहता है, लिपिड, हार्मोन और अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं, जो भ्रूण के विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है सर कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड की समान संरचना में कौन से घटक होते हैं? पूछ रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की समान संरचना में कौन से घटक होते हैं? तो कौन से घटक होते हैं सर? 2 धमनियाँ होती हैं और एक सिरा होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल रट लेना है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें 2, देखिए क्या लिखा है, उम्बिलिकल धमनियाँ होती हैं जो भ्रूण से प्लेसेंटा की ओर अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, और एक उम्बिलिकल सिरा होता है जो ऑक्सीजन युक्त सिरा, ध्यान देना, सिरा का मतलब शुद्ध। ठीक है, सिरा से शुद्ध और धमनिया से अशुद्ध, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमारे जो एडल्ट हैं, अब क्या ही बताएं। देखिए, बस आपको याद इतना रखना है बस। ठीक है, सिरा से शुद्ध, भ्रूणीय अवस्था में सिरा से शुद्ध होता है और धमनिया से अशुद्ध होता है, बस इतना याद करना है भ्रूणी में। ठीक है, भ्रूण की अवस्था में। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसकी संरचना में उपस्थित वार्टोन्स जेली का क्या कार्य है? वार्टोन्स जेली का कार्य क्या पूछा है? वार्टोन्स जेली का कार्य क्या है, ये पूछा है। तो क्या कार्य है? यह नाभि रज्जु में रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? नाभि रज्जु में रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करना इसका काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। प्रश्न है कि सक्सेस रेट लोब ऑफ प्लेसेंटा, क्या है कि सक्सेस रेट लोब ऑफ प्लेसेंटा की विशेषता क्या होती है? बताइए क्या है ये। ठीक है, क्या है सर? ये है कि सक्सेस रेट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, सक्सेस रेट प्लेसेंटा,
सक्सेस रेट ऑफ लोब ऑफ प्लेसेंटा की विशेषता पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मुझको हिंदी भी लिखना चाहिए ये चीज़। ठीक है, शायद इतना बड़ा चीज़ आपको ध्यान में रखना। ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, ये है क्या, इसको बोलेंगे सक्सेस, क्या बोलेंगे, सक्सेस रेट। ठीक है, सक्सेस रेट ऑफ सक्सेस रेट लोब ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो लोब ऑफ प्लेसेंटा इसकी विशेषता क्या होता है, इसकी विशेषता है कि प्लेसेंटा को एक अतिरिक्त भाग मुख्य अपरा से अलग स्थित होता है। क्या है ये, प्लेसेंटा का एक अतिरिक्त भाग है जो मुख्य अपरा से अलग स्थित होता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको ज़्यादा फोकस में, सरसरी नज़र में इसको आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड में मुख्य विकृति क्या है। कहने का मतलब VCI पूछा है, VCI में मुख्य विकृति क्या है। ठीक है, वेलामेंटस, ध्यान देना, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन में मुख्य विकृति क्या है। ठीक है, मुख्य विकृति क्या है सर, इसमें इसका मतलब है कि अम्बिलिकल कॉर्ड असमान रूप से क्या हो जाती है, देखिए जहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के ऊपर से नहीं बल्कि झिल्लियों में जुड़ा होता है। ठीक है, इसका मुख्य विकृति क्या है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये प्लेसेंटा के ऊपर से नहीं बल्कि झिल्लियों में जुड़ी होती हैं। ठीक है, जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना है आपका। ध्यान देना, वेलामेंटस इंसर्शन में नाभिरज्जु के रक्त वाहिनियाँ प्लेसेंटा से दूर झिल्लियों में जुड़ी होती हैं, जिससे ये कमज़ोर हो जाती हैं और प्रसव के दौरान फटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बैटलडोर इंसरेशन ऑफ द कॉर्ड की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सर VCI की पहचान कैसे की जाती है, बैटलडोर इंसरेशन ऑफ द कॉर्ड की पहचान कैसे की जाती है, बैटलडोर इंसरेशन ऑफ द कॉर्ड की पहचान कैसे की जाती है। तो सर ये नाभिरज्जु प्लेसेंटा के किनारों पर जुड़ती हैं। ठीक है, यह नाभिरज्जु प्लेसेंटा के किनारों पर जुड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि नाभिरज्जु की समान लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है सर, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 30 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, 30 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए व्याख्या, नाभिरज्जु की लंबाई 50 सेंटीमीटर या फिर आप बोल सकते हो 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसका व्यास लगभग 1 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 से लेकर, या तो ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर देगा तो मार देना, अगर ऑप्शन में ये नहीं देता है, ऐसे देता है 10 से 20, 30 से 100, 150 से 200, तब आप 30 से 100 मार देना। ठीक है, और व्यास 1 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिरज्जु की गांठें मुख्यतः किस कारण बनती हैं। तो भैया किस कारण बनती हैं, ये भ्रूण की अधिक गतिशीलता के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, नाभिरज्जु की गांठें, जिसको आप ट्रू नोट्स बोलते हैं, या भ्रूण की गांठें अधिक गतिविधियों और, ठीक है, अधिक गतिविधियों और नाभिरज्जु के मुड़ने के कारण बन सकती हैं, जो रक्त प्रवाह में बाधा डाल सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपार्टिएट प्लेसेंटा की संरचना, देखिए इसका नाम ही है टी पार्टी, ऐसे ही पता चल रहा है, टी पार्टी, तीपक्षी। ठीक है, त्रिपक्षी प्लेसेंटा में प्लेसेंटा की संरचना कैसे होती है, यह 3 अलग अलग पिंडों में विभक्त होता है त्रिभुज के अनुसार। ठीक है, बस नाम से ही पता चल रहा है, बाकी इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। ये एक असमान प्लेसेंटा संरचना है जिसमें अपरा 3 अलग अलग भागों में बटी होती हैं और प्रत्येक भाग से रक्त वाहिनियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड का कौन सा भाग भ्रूण रक्त वाहिनियों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण में ऑक्सीजन जनित रक्त का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो ये प्लेसेंटा अपरा। ठीक है, आप पढ़ लेना व्याख्या। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। अब भ्रूण में जो डक्ट्स होती हैं, ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है। डक्ट्स वेनस का मुख्य कार्य क्या है, डक्ट वेनस का मुख्य कार्य क्या है सर, इसका मुख्य कार्य है, ठीक है, इसका मुख्य कार्य है अम्बिलिकल वेन में
इंफीरियर वेना केवा से जोड़ना, ठीक है। अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। डक्ट्स वेनस का काम यही है, डक्ट्स वेनस का आप बोल सकते हो। डक्ट्स वेनस का जो है अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से जोड़ती हैं, जिससे ऑक्सीजन जनित रक्त सीधे हृदय तक पहुंच सके और यकृत में रक्त का संपूर्ण प्रवाह ना हो, ठीक है। अब देखिए फोरमैन ओवाले की उपस्थिति का क्या उद्देश्य है, ठीक है। पूछ रहा है कि फोरमैन ओवाले की उपस्थिति का क्या उद्देश्य है, तो यह रक्त को सीधे बाएं अलिंद से अलिंद में जाने देता है। क्या करता है, रक्त को सीधे बाएं अलिंद में जाने देता है, बी वाला करेक्ट है, ठीक है। फोरमैन ओवाले एक छिद्र होता है जो दाएं अलिंद से रक्त को सीधे बाएं अलिंद में जाने देता है, जिससे फेफड़ों में रक्त प्रवाह कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूणीय रक्त प्रसंचरण में, ठीक है, डक्ट्स होती हैं, ठीक है। भ्रूणीय रक्त प्रसंचरण में जो डक्ट्स आर्टरीज होती हैं, यह किसे जोड़ता है, ये किसको जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा को जोड़ती हैं। क्या करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा को जोड़ती हैं, ठीक है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। भ्रूण में कितनी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, तो कितनी होती हैं सर, 2 होती हैं, ठीक है। ध्यान देना है, 2 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे आपको लिखा भी है, ठीक है। 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं जो भ्रूण से प्लेसेंटा तक डीऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं, और एक अम्बिलिकल वेन होती हैं जो ऑक्सीजनित रक्त भ्रूण तक ले जाती हैं, ठीक है। जन्म के बाद फोरमैन ओवाले किस संरचना में परिवर्तित हो जाता है, तो ये किस संरचना में भैया, ये फोसा ओवालिस में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। फोसा ओवालिस में चेंज हो जाती हैं। चलिए, जन्म के बाद जब शिशु के फेफड़े कार्य करना शुरू करते हैं तो फोरमैन ओवाले बंद हो जाते हैं और फोसा ओवालिस में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। देखिए, डक्ट आर्टरीज जन्म के बाद किस संरचना में बदल जाता है, ठीक है, वही प्रश्न है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लिगामेंटम। चलिए, जन्म के बाद यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण में जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं किसके साथ जुड़ी रहती हैं, तो ये अम्बिलिकल आर्टरीज के साथ जुड़ी होती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण में रक्त प्रसंचरण में कौन सी संरचना फेफड़ों में रक्त प्रवाह को सीमित करती है, तो कौन सी संरचना भैया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक है। अब आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू हो गए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण रक्त प्रसंचरण में ऑक्सीजन संतृप्त रक्त की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है सर, अम्बिलिकल वेन में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका फीटस एंड प्लेसेंटा का द एंड होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे एमसीक्यू अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, ठीक है। समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। अब जो D+B वाले हैं, आपके लिए मैं 10 मिनट का, ठीक है, रीजनिंग का सेशन लगा देता हूँ। 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं D+SB में, ठीक है। अभी मैं डेमो के रूप में थोड़ी प्रैक्टिस, वीडियो शूट करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे शूट करें बोर्ड में या फिर पेन और कॉपी से ही बताएं, उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। जैसे वो हो जाता है सक्सेस, फिर मैं कंटिन्यू रीजनिंग और मैथ की क्लास आपको करवाऊंगा, ठीक है। बाकी एक डेमो के रूप में आप देखना किस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं है। रीजनिंग का सेशन थोड़ा 10 मिनट के लिए मैं अभी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। D+B वाले आप देख के जाना रीजनिंग का सेशन, ठीक है। 8 मिनट का रहेगा, इसी में जोड़ दे रहे हैं हम। तो गाइस, अब हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने आपको अब बताया था कि नॉन टेक्निकल, देखिए अभी रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। 10-12 प्रश्न आज बता देंगे, ठीक है। और हर एक वीडियो में डेली आपका 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग का रहेगा और 5 से 6 प्रश्न मैथ का रहेगा। तो 3 चीज़ हम लेके चल रहे हैं। आपका जो 100 नंबर का इनाम आएगा वो तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ रीजनिंग भी, ठीक है, मैथ भी लेके चलेंगे। 140 नंबर की तैयारी करवाएंगे ताकि आप आसानी से 100 नंबर वहाँ पे बना पाएँ, ठीक है।
तो देखिए ये सारे के सारे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का हिस्सा है, ठीक है। हालांकि इसमें से सम विषम और भी कई टाइप होते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल बेस पे जो प्रश्न आते हैं उस चीज़ को, इंग्लिश के अल्फाबेट नंबर पे जो प्रश्न आते हैं उसके आधार पे मैं बना रहा हूँ। आपको सबसे जरूरी होता है ए से जेड तक नंबरिंग याद रहना कि ए कौन से स्थान पे है, बी कौन से स्थान पे है, सी कौन से स्थान पे है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अगर आपको याद नहीं रहेगा आप भी पेपर में जो रफ शीट मिलेगा आपको, ठीक है, रफ शीट में ऐसे लिख लेना है कोने में, ठीक है। ज़्यादा नहीं 1 मिनट लगेगा। ए से लेकर यम तक लिखना है, ठीक है, नंबरिंग कर देना है तेरा, उसके नीचे यम के नीचे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यन, फिर यन से लेकर जेड तक लिख देना है। अब इसी के आधार पे पूरा प्रश्न बनेगा, ठीक है। इसी के जो आप नंबरिंग कर देंगे अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट नंबर जो है इसकी नंबरिंग कर देंगे, तो जैसे ए का 1 हुआ, बी का 2 हुआ, 3 सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ, ऐसे आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के आधार बनाएंगे। जब कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ेंगे तो इसी से पूरा प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। ये याद जिसको रहता है तो समय बच जाता है, अब जिसको याद नहीं रहता है यहाँ से देखेगा उसकी प्लेस वैल्यू फिर मैच करेगा प्रश्न में, ये चीज रहता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर ही है, D++ का एनम का, D++ एनम का प्रीवियस ईयर पेपर ही है। प्रश्न में दिया है क्या कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या है भैया, ये देखिए, ये अक्षर दिया गया है DRAMTICS दिया गया है। अब इसी से देखकर हमको कौन से ये चारों में से बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन चेक करेंगे। पहला देखिए, पहले वाले ऑप्शन में देखिए आर इसमें है, हाँ जी हाँ, यहाँ पे आर है, ठीक है। ए है, ए हाँ ये पे है। उसके बाद आई देखेंगे, आई है, और उसके बाद यन देखेंगे, यन है क्या, ठीक है, यन नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, सी देखेंगे, सी है क्या, सी जी बिल्कुल सी है, ठीक है। ए देखेंगे, ए है क्या, ए है बिल्कुल। उसके बाद आर देखेंगे, आर है क्या, आर है बिल्कुल। फिर ई देखेंगे, है क्या, ई इसमें से है कहीं पे, ई नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए इस वाले ऑप्शन में ई है, ठीक है, ई इसमें जब था नहीं हो गया तो इस पर कहाँ से बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। अब बच रहा है आपका लास्ट वाला ऑप्शन, तो यही करेक्ट हो जाएगा। मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो, देखिए यम यहाँ पे है, ठीक है, ए यहाँ पे है, ठीक है, आई यहाँ पे है, ठीक है, डी यहाँ पे है। तो ये ऐसे प्रश्न आपके 2 प्रश्न आए थे पिछली बार की भर्ती में एनम के, ठीक है। और इस वाले में देखिए, इस वाला प्रश्न में देखिए, ठीक है, 2020 का पेपर है ये रीजनिंग का। अब इस वाले प्रश्न में देखिए, विषम अक्षर चुनिए, विषम अक्षर चुनना है हमको। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, 3 सेम मिलेगा और 1 अलग मिलेगा, तो हम इसी को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू की प्लस वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लीजिए वाई, ठीक है। पहले वाई की प्लस वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 25 है, ये 25 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, 25 नंबर पे आ रहा है। डब्ल्यू के कौन से स्थान पे है, 23 नंबर पे, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू, ये देखिए 23 नंबर पे, 23 हो गया। टी कितने पे आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पी देखिए, पी कितने पे है, 16 पे है, ठीक है, ये 16 पे हो गया पी। अब देखिए इनमें से कुछ समझ में आ रहा है सिमिलरिटी, देखिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए कुछ सिमिलरिटी आ रहा है। 16 4 20, यहाँ से 16 में से 4 प्लस किया है 20, फिर 3 प्लस किया है 23, फिर 2 प्लस किया है 25। अब इसको भी नंबरिंग कर लेंगे जल्दी से। ये कौन से स्थान पे है, 24 पे, यक्स है, देखिए यहाँ पे यक्स 24 स्थान पे। वी कौन से स्थान पे है, यहाँ पे देखिए वी 22 स्थान पे है, ठीक है, 22 स्थान पे है। यस कौन से स्थान पे है, देखिए यस कौन से स्थान पे है, ठीक है, यस यहाँ पे देखेंगे, यस 19 स्थान पे है, ठीक है, ये 19 हो गया, ठीक है। उसके बाद ओ कौन से स्थान पे है, 15 पे। अब देखिए कुछ अब समझ में आ रहा है क्लियर कि नहीं, देखिए 15 4 19 और 19 3 कितना होता है, 22, ठीक है, 19 3 22 होता है। अब 22 में 2 ऐड करेंगे 24, मतलब ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, ठीक है। अब ये वाला और तीसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे, तीसरा वाले का नंबरिंग कर लेंगे। एल कौन से स्थान पे आता है, यहाँ पे देखने नहीं पता है तो यहाँ पे देखेंगे एल कौन से स्थान पे आता है, 12 नंबर पे, ठीक है, 12, इसको नंबरिंग करते जाइए। जे याद रहेगा तो बहुत आसानी रहेगा, जैसे जे 10 पे आता है, और उसके बाद जी कौन से स्थान पे आता है, 7 नंबर पे आता है, और डी कौन से स्थान पे आता है, 4 नंबर पे आता है, क्लियर। ये करने के बाद अब देखिए ये वाला भी कर लेते हैं हम। आर कौन से स्थान पे आता है, 18, पी कौन से स्थान पे आता है, 16, एफ कौन से स्थान पे आता है, 13, आई कौन से स्थान पे आता है, 9। अब देखिए, अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिर से यहाँ से देखिए, पहला देखिए 16 के बाद प्लस 4 हुआ है, 20 आया है, 20 के बाद प्लस 3 हुआ है, 23 हुआ है, फिर 23 के बाद प्लस 2 हुआ है, 25। अब उसी में देखिए 15 के बाद प्लस 4 19 हुआ है, 19 के बाद प्लस 3, ठीक है, 22 हुआ है, 22 के बाद प्लस 2 24 हुआ है। तो मतलब सब इसमें भी
+4 +3 +2, इसमें भी +4 +3 +2, इसमें देखिए इसमें 4 के बाद 7 मतलब +3 हुआ है, ठीक है, जबकि सब में +4 हो रहा था। यहाँ पे देखिए 9 4 13, ठीक है, +4 इसमें भी हो रहा है, पहले लास्ट में से चेक कर रहे हैं। तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन ये सेम नहीं है, यही तो विषम है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा डी के बाद जी लिखा है, मतलब डी के बाद जी लिखा है इन्होंने। अगर हम डी से जा रहे हैं, ठीक है, +4 करते तब तो हमारा सेम सम में हो जाता, तब यच अगर यहाँ पे आ जाता तो सेम हो जाता, लेकिन +3 हो रहा है, इसलिए ये हमारा अलग है सबसे, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपको क्लियर होगा कि नहीं? अगर नहीं क्लियर होगा एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, ठीक है, बैक करके वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न ये भी 2020 में ही पूछा गया है, ठीक है, 2020 में ये भी DSSB एनम का है। अब देखिए एक प्रश्न ये है, इनमें से पूछ रहा है कि ये भी आपका यूएसईएफ पेपर ही है 2020 का, इसमें से पूछ रहा है कि जिस प्रकार से यन यस का संबंध यम यच से है, उसी प्रकार के आई का संबंध किससे होगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है, सबसे ऐसे टाइप के प्रश्न जो भी अल्फाबेट नंबर, इंग्लिश के अल्फाबेट नंबर पे आते हैं, सबसे आसान तरीका है नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए यन का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14। कौन से स्थान पे आता है? 14 स्थान पे। यन देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे 14। यस कौन से स्थान पे आता है? 19 आता है, ठीक है। और यम कौन से स्थान पे है? 13। यस कौन से स्थान पे है? 8, ठीक है। देखिए 14 और 13 आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। कैसे सर? कि देखिए यच और यस है, यच और यस ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए इन्होंने यन का यम लिख दिया है और यस का यच लिख दिया है, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ से एक दूसरे का विपरीत हो रहा है। देखिए यम यन विपरीत कर दिया है, और यहाँ पे देखिए यस और यच, यस और यच कहाँ पे है? ये देखिए यस और यच, ये देखिए यस और यच, और ये देखिए यम और यन, देखिए विपरीत लिख रहा है, ठीक है, विपरीत लिख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। उसी प्रकार के और आई का विपरीत क्या हो जाएगा? के देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए के यहाँ पे है, ठीक है, के यहाँ पे है। के का विपरीत पी हो जाएगा, पी, ठीक है, पी। उसके बाद आई का विपरीत कहाँ है? आर, आर हो जाएगा पी और आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा के ना, के का विपरीत पी हो रहा है। उसके बाद आई का देखिए ये है आई का, ठीक है, आई का विपरीत आर हो रहा है। तो पी और आर ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में यही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि अब ये 3 प्रश्न आपको क्लियर हो गए। अगर ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं तो नंबरिंग करेंगे, जैसे नंबरिंग करेंगे इसको देखेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। बिना नंबरिंग के आप नहीं कर पाएंगे। अल्फाबेट नंबर या तो याद होना चाहिए, या तो आप ऐसे लिख लेना कॉपी में जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका है। याद आप कहाँ करेंगे? समय तो है नहीं आपके पास, ठीक है, ज़्यादा, तो आपको यही करना है, तरीका यही अपनाना है, लिखना है, ठीक है, यही तरीका अपना के लिखना है, ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी आपको यहाँ पे बताया हूँ। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये तीनों प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं, ठीक है।